हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और आज हम लोग प्लेटो के राजनीतिक विचार पर डिस्कस करेंगे। प्लेटो का राजनीतिक विचार हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि अभी आपके 3 टीजीटी पीजीटी के एग्जाम लगे हुए हैं। जैसे यूपी एलटी ग्रेड का एग्जाम लगा हुआ है, झारखंड पीजीटी का एग्जाम लगा हुआ है, इधर बंगाल पीजीटी का एग्जाम लगा हुआ है। और इन तीनों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पॉलिटिकल साइंस हम डिस्कस कर रहे हैं, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि प्लेटो की आखिर राजनीतिक विचार क्या है। देखिए, जो हम कंटेंट यहाँ आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं वो बहुत ही यूजफुल है। और चैनल को यदि आप सब्सक्राइब कर लेते हैं, हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग प्लेटो के राजनीतिक विचार पर डिस्कस करेंगे। टीजीटी और पीजीटी के जो भी एग्जाम आने वाले हैं, जो भी कमिंग एग्जाम है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यह टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। खास तौर से ये वीडियो जो मैं जनरेट कर रहा हूँ यूपी एलटी ग्रेड को ध्यान में रखकर कर रहा हूँ, जहां पर पीटी और मेंस दोनों की आप तैयारी अच्छे से कर पाए और श्योर सिलेक्शन ले पाए। यह टॉपिक आपको टीजीटी एलटी ग्रेड में भी आप मदद करेगा, यह टॉपिक आपको पीजीटी में भी मदद करेगा। बाकी आप यूजीसी नेट वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं वहां भी मदद करेगा। झारखंड एसएससी के थ्रू जो पीजीटी की भर्ती आई है उसमें भी आपको हेल्पफुल होगा। और बंगाल पीजीटी की भर्ती आई है उसमें भी। तो देखो, सबसे पहली बात तो यहाँ पर यह है कि आखिर प्लेटो के राजनीतिक विचार क्या है। जो लोग भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि प्रॉपर कंटेंट आपको टाइम टू टाइम बन मिलता रहे। और बहुत जल्द हम इसका एक प्ले स्टोर बना देंगे ताकि ढूंढने में आपको परेशानी ना हो। दो सब्जेक्ट यहाँ हम आपको अपने चैनल पर लेकर चल रहे हैं इस समय, एक हिस्ट्री और दूसरा पॉलिटी नहीं कहेंगे, यहाँ पर सिविक्स कहेंगे, है ना। तो सिविक्स, उसके अंदर पॉलिटी एक चैप्टर पार्ट के रूप में, हाफ पार्ट के रूप में पढ़ेंगे। तो हिस्ट्री और पॉलिटी ये दो सेक्शन लेकर हम यहाँ पर चल रहे हैं। बहुत ही यूजफुल। और ज्यादातर हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो टीजीटी का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होता है वो हिस्ट्री पॉलिटी ज्यादा होता है। सेकेंड नंबर पर पॉलिटी और ज्योग्राफी, सिविक्स और ज्योग्राफी का होता है। सिलेक्शन ज्यादा सिविक्स और ज्योग्राफी के जो कॉम्बिनेशन वाले स्टूडेंट हैं वो पाते हैं। तो खैर, यहाँ पर आते हैं, देखें कि पॉलिटिकल विचार क्या है। तो समाज के विभिन्न हिस्सों में परस्पर विरोधी हितों में सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है, यह प्लेटो का मानना था। प्लेटो ने कहा कि समाज के विभिन्न हिस्सों के परस्पर विरोधी हितों में सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है। जैसे इन द सेंस देखें तो ए बी सी डी, ये समाज के विभिन्न अंग हैं, विभिन्न हिस्से हैं। और हो सकता है कि ए बी सी डी सबके मत क्या हो, अलग हो, लेकिन इन तमाम विरोधी मतों के बाद भी एक दूसरे के साथ सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया जा सकता है, ये प्लेटो का विचार था। खैर, आप इसको एक फेमिलियर एग्जाम्पल के रूप में देखें। आपकी फैमिली में आपकी वाइफ भी है, आपकी मॉम मदर भी है, आपके रिश्तेदार भी हैं, रिलेटिव्स भी हैं, ठीक। और इन सबके विचार, अपने डिमांड, अपने रिक्वायरमेंट सबके अलग अलग हैं। तो उन चीजों में कई बार टकराव स्थिति उत्पन्न होती है। जैसे मान लीजिए वाइफ और मदर के बीच विचारों की काफी भिन्नता है, फिर भी हम एक दूसरे के बीच क्या करते हैं, सामंजस्य स्थापित सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर यही बात प्लेटो ने कहा था। वह जिस सर्वोत्तम तर्कसंगत और न्यायसंगत राजनीतिक व्यवस्था का प्रस्ताव रखता है वह समाज को सामंजस्यपूर्ण एकता की ओर ले जाती है। यानी इसका जो विचार था वो बहुत आदर्श था, बहुत ही आइडियल थॉट्स था। और यह आइडियल थॉट्स जो है एक तरह से
सामंजस्य की ओर, सामाजिक सोशल कोऑर्डिनेशन की ओर ले जाती है। उसके सोसाइटी के जो भी पार्ट्स हैं सबको फलने फूलने का अवसर देती है, लेकिन दूसरों की कीमत पर नहीं, यानी कि एक की कीमत पर दूसरे का विकास नहीं होना चाहिए सभी चीजों में। यानी कि सिंपल भाषा में यहाँ पर कहें तो हमारे जो भी सोशल पार्ट्स हैं उन सोशल पार्ट्स के बीच डिफरेंसेस तो हो सकते हैं, लेकिन उन तमाम डिफरेंसेस के बीच हम एक कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश करेंगे। और ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि एक आदमी की जगह पे कीमत पर दूसरे का विकास हो। यानी सबका साथ और सबका विकास का जो कॉन्सेप्ट है वो यही कॉन्सेप्ट यही से प्लेटो के आइडियल्स आदर्श समाज की जो परिकल्पना थी वहीं से ये कॉन्सेप्ट निकलकर सामने आया है। आगे देखते हैं आगे प्लेटो के विचार क्या है। देखिए आगे कह रहा है प्लेटो के बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे कि प्लेटो क्या था, कौन था, कहाँ से आया। प्लेटो एक तरह से देखा जाए तो प्लेटो यूनान का एक दार्शनिक था। और प्लेटो सुकरात के शिष्य और अरस्तु के गुरु थे। ये ध्यान रखना हमेशा प्लेटो के बारे में, ये बहुत यहाँ पर कंफ्यूजन होता है। प्लेटो के बारे में, प्लेटो किसका शिष्य था? प्लेटो जो शिष्य था वो सुकरात का शिष्य था। और प्लेटो गुरु किसका था? अरस्तु का प्लेटो क्या था? गुरु था। ये कॉम्बिनेशन याद रखना। कई बार अरस्तु और सुकरात के बीच लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो यहाँ पर ये बात याद रखना। प्लेटो ने कुछ पुस्तकें लिखी, द रिपब्लिक, द लॉ, द स्टेटमैन, ये इसके काफी फेमस किताब रहे। आदर्श राज्य की परिकल्पना के लिए प्रसिद्ध ये था। मैंने इसने जो स्टेट के बारे में कल्पना किया कि प्लेटो के अनुसार स्टेट कैसा होना चाहिए, तो स्टेट आइडियल होना चाहिए। प्लेटो ने आदर्श राज्य की कल्पना के बारे में बात किया था। अच्छा, एक प्रश्न यहाँ पर बहुत बनता है, थोड़ा सा हम लोग नॉर्मल बस चर्चा करेंगे ताकि थोड़ा सा डीप भी आपको नॉलेज होता चले कि प्लेटो का सुकराती संवाद क्या है। ये बहुत बार प्रश्न बनता है, कई बार ऐसे प्रश्न को लॉजिकल तरीके से पूछता है। पीटी में शायद न पूछे, लेकिन यदि हम मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें यूपीएलटी ग्रेड का, यूपीएलटी मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यह प्रश्न आपके आपसे पूछ सकता है कि प्लेटो का सुकराती संवाद क्या है। तो इसको जरा आप सुन लेंगे आपको समझ में आ जाएगा। दो या दो से अधिक लोगों के बीच, यानी कि ये कह रहे हैं प्लेटो का सुकराती संवाद। ये डेलीगेशन की बात करें, मान लीजिए इन्होंने कहा कि दो या दो से अधिक लोग हैं, उनके बीच कोई ना कोई वार्तालाप होती है, इंटरेक्शन होता है, वार्तालाप होता है, कम्युनिकेशन होता है, जिसमें प्रतिभागियों को किसी विषय वस्तु की द्वंद्वात्मक और ज्ञान विमर्शात्मक प्रकृति के बारे में आलोचनात्मक फिर भी स्वतंत्र रूप से सोचने के लिए मजबूर किया जाता है। यानी कि इन तमाम द्वंद्व के बाद जो बातचीत होती है, लोग एक दूसरे के साथ चर्चा के दौरान फिर भी स्वतंत्र रूप से क्या करते हैं, स्वतंत्र रूप से विचार करते हैं या सोचते हैं। तो इसमें यही बात करें कि दो लोगों के बीच वार्तालाप है जिसमें प्रतिभागियों को किसी विषय वस्तु की द्वंद्वात्मक ज्ञान विमर्शात्मक प्रकृति के बारे में आलोचनात्मक फिर भी स्वतंत्र रूप से सोचने के लिए मजबूर किया जाता है। यानी कि ये दो लोगों के बीच ऐसे विचार के बारे में बात कर रहा है जहां दोनों स्वतंत्र रूप से, या दो लोगों के बीच ऐसे वार्तालाप के बारे में बात कर रहा है जहां दोनों स्वतंत्र रूप से क्या कर सकते हैं, सोच सकते हैं। अब देखिए एक बात यह है कि प्लेटो को पढ़ने से पहले थोड़ी सी हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि वेस्टर्न कंट्री के वास्तविक विचार क्या है। तो अभी तक जो बातें आप लोगों ने पीछे हमने आपको पढ़ाया है, दोनों सेक्शन लेकर साथ में चल रहे हैं ताकि आपको थिंकर्स भी मिलते रहें और थॉट्स भी आपको मिलते रहें। तो जो कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, पश्चिमी देश, उनकी विचारों में यदि आप जाएंगे तो उनके विचारों में आपको स्वतंत्रता देखने को मिलेगा। पहली बात तो इंडिविजुअल फ्रीडम उनके विचार में देखने के पड़ेगा। दूसरी चीज रूल ऑफ लॉ,
यानी कि व्यक्ति के जगह पे इन्होंने कानून को महत्व देने की बात की। ठीक। दूसरी था कि इनको वेस्टर्न कंट्री में डेमोक्रेसी आपको देखने को मिलेगा। तो ये तीन चार मूल पॉइंट है जो वेस्टर्न कंट्री में, ओपन इकोनॉमी हम कह सकते हैं, या फ्री इकोनॉमी, या कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी की बात करेंगे, जहां राज्य का इंटरफेरेंस मिनिमम होगा। राइट। तो एक प्रश्न यहाँ पर बना कि प्लेटो ने, देखिए क्या कह रहा है प्लेटो के बारे में, कि प्लेटो का यह मानना था कि परम वास्तविकता अपरिवर्तनीय और कालातीत अमूर्त सत्ताओं से बनी है, जिन्हें रूप या विचार कहा जाता है, और वस्तुओं के वास्तविक सार का ये प्रतिनिधित्व करने का काम करते हैं। प्लेटो ने शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत सारी बातें की हैं, क्योंकि उसका मानना था कि शिक्षा को न्याय प्राप्त करने का साधन इन्होंने माना। प्लेटो ने कहा कि जो शिक्षा है, शिक्षा क्या है, शिक्षा के बारे में प्लेटो ने कहा कि शिक्षा न्याय प्राप्त करने का साधन है। क्या है? शिक्षा न्याय प्राप्त करने का साधन है। आगे देखते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि बहुत टॉपिक थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए इसको विस्तार पूर्वक फिर कभी जो है हम लोग देख लेंगे। प्लेटो की प्रमुख कृतियों के बारे में यहाँ बात कर रहा है कि प्लेटो की प्रमुख कृतियां क्या हैं। देखिए प्लेटो की कृतियां क्या है, द रिपब्लिक, ये गणराज्य से संबंधित है। द लॉ, नियम से संबंधित। द स्टेटमेंट, पॉलिटिकल बातें कर रहा है। संवाद शैली, डायलॉग मेथड, ये इनकी प्रमुख कृतियां हैं जो एग्जाम में आपको पूछ सकते हैं। और ये सारी बातें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डियर एस्पिरेंट बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये याद रखेंगे कि प्लेटो की जो प्रमुख कृतियां हैं, वो जो है, ये बातें यहाँ पर डिस्कस की गई हैं, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। खैर, आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, प्लेटो की कृतियों के बारे में आप पढ़ लीजिएगा। अब एक प्रश्न यहाँ पर बनता है कि प्लेटो की विचारधारा का आधार क्या था। तो प्लेटो की विचारधारा का आधार था सुकरात के राजनीतिक दर्शन। क्या था? सुकरात का राजनीतिक दर्शन। आगे हम इस पर चर्चा करेंगे कि सुकरात के राजनीतिक दर्शन क्या है, और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सुकरात का राजनीतिक दर्शन। इसको होल्ड कर लीजिए, और जैसे ही अभी थोड़ी देर बाद हम इसको चर्चा करने के बाद सुकरात के राजनीतिक दर्शन पर विस्तार देंगे। यूनान के राजनीति का पतन, इन्होंने इस बारे पर भी चर्चा किया। न्याय की अवधारणा दिया, और आदर्शवाद, आइडियलिज्म पर इन्होंने बात की। ये चारों पॉइंट है, हम चारों पॉइंट पर डिस्कस करेंगे वन बाय वन कि सुकरात का नैतिक दर्शन क्या है। तो देखिए, सुकरात का जो पॉलिटिकल या मोरल फिलोसफी है, उसको पहले समझिए। कि इन्होंने कहा कि सुकरात ने अपने राजनीतिक दर्शन को देते वक्त, कि जो उनके शिष्य प्लेटो और अरस्तु के लेखन के माध्यम से हम लोग जानते हैं, उन्होंने सुकरात ने जो भी कहा, जो भी दर्शन था, उसको प्लेटो ने लेकर सामने आए उस विचार को। ठीक। एक दार्शनिक राजा के शासन के विचार पर केंद्रित थी, यानी कि यहाँ पर जो इन्होंने राजनीतिक दर्शन था, पॉलिटिकल दर्शन, वो राजा कैसा होना चाहिए, इन्होंने पूरा राजनीतिक दर्शन राजा, दार्शनिक राजा पर इन्होंने पूरा का पूरा ध्यान केंद्रित किया, और उसी को केंद्र बनाकर उन्होंने अपनी बातें कही। सुकरात ने कहा कि राजनीति का उद्देश्य सत्ता हासिल करना या सत्ता में बने रहना नहीं होना चाहिए, बल्कि अच्छे और योग्य नागरिकों का निर्माण करना भी होना चाहिए। उन्होंने कानून की अवधारणा पर चर्चा की, और तर्क दिया कि राजनीतिक नैतिकता सार्वजनिक और निजी दोनों व्यक्तियों के लिए आवश्यक है। यानी व्यक्ति व्यक्ति चाहे वो सरकार का आदमी हो, पब्लिक पर्सन हो, या इंडिविजुअल हो, दोनों के लिए मोरल बातें बहुत मायने रखती हैं। और इन्होंने कहा कि सत्ता जो है, राजा जो है, उसका उद्देश्य सिर्फ कुर्सी प्राप्त करना और भोगना नहीं होना चाहिए,
राजा का उद्देश्य होना चाहिए कि वो आदर्श और अच्छे नागरिक को पैदा कर सके या बना सके। तो राज्य का ये भी दायित्व कि जो इंडिविजुअल हो वो क्या हो, आइडियल हो, है ना। तो इनके कुछ विचारधारा के अंतर्गत कुछ, हालांकि जब शुरुआत पढ़ेंगे तो वहां पढ़ेंगे, इन्होंने कुछ बातें की हैं जिसको हम यहाँ पर ध्यान में रख सकते हैं, किनारे लिख सकते हैं। जैसे इन्होंने ज्ञान और सद्गुण की बात की। इसकी ज्ञान और सद्गुण की बात की। लोकतंत्र को इन्होंने देखा जाए, इन्होंने लोकतंत्र की एक तरह से आलोचना करने की बात की है। राजा के रूप में इन्होंने कहा कि राजा जो है दार्शनिक होना चाहिए, दार्शनिक राजा की इन्होंने कल्पना की। इन्होंने कानून को महत्व दिया है, कानून के शासन को महत्व दिया है। और इन्होंने आत्म नियंत्रण पर बात किया है, सेल्फ कंट्रोल पर बात किया है। तो ये तमाम बातें जो है इनके विचार का ये क्या था, दर्शन था। और उस दर्शन पर हम लोग डिस्कस आगे विस्तार करेंगे तो करेंगे, नहीं तो ये चैप्टर बहुत लंबा हो जाएगा और आप बाद में इतना लंबा हो जाएगा कि आप बोर होने लगेंगे। खैर, आते हैं विषय पर, आगे देखते हैं कि क्या कह रहा है। हाँ, अगला जो हमारा सवाल होगा वो है यूनान का राजनीतिक पतन। इस विषय में कुछ जानकारी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखते चलिए, और कुछ अपने सवाल हो जो आप लिख सकते हो तो लिख कर बताइए, जिसका हम निस्तारण आगे चल के करेंगे। इससे क्लास और ज्यादा रोचक होगा, इंटरेस्टिंग होगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब जिन लोगों ने नहीं किया है वो कर लीजिए, ताकि बेहतर से बेहतर कंटेंट आपको मिल सके। यहाँ जब हम आपको क्लास लेने बैठे हैं, देखिए क्या है कि मेरे साथ आप पढ़ेंगे तो बहुत ही सब्जेक्टिव क्लास में लेता हूँ। बाकी यूट्यूबर की तरह नहीं कि हमने कोई छोटा मोटा कंटेंट लाया, ऐसे ओरल ओरल डिस्कस करके हवा हवाई करके निकल गया। बिल्कुल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो यूजफुल होगा, जो भी सीरियस कैंडिडेट होंगे वो इसको समझते होंगे कि एग्जाम ओरिएंटेड क्लास और ऐसे नॉर्मल क्लास में क्या डिफरेंस होता है। यहाँ हमारा टारगेट व्यू बढ़ाना नहीं है, हमारा टारगेट सब्सक्राइबर बढ़ाना नहीं है। हाँ, ये बात मैं जरूर कह देता हूँ बीच बीच में कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, ताकि चैनल मोनेटाइज हो जाए, जिससे लाइव आकर मैं आपको क्लास दे सकूं। तो एक सवाल देखेंगे कि जब यहाँ पर बात किया जा रहा है कि यूनान का राजनीतिक पतन, तो आखिर क्या रीजन हुआ होगा जिससे यूनान का पॉलिटिकल जो है एक तरह से पतन हो गया। देखिए, प्राचीन यूनान जिसे हम ग्रीस कहते हैं उसके बारे में पूरी हमारे पास ठोस जानकारी है, और जब हम आपके पास बैठे हैं तो पूरे कंटेंट के साथ बैठे हैं ताकि विस्तार पूर्वक आपको हम चीजों को बता सकें। तो राजनीतिक इतिहास जो है यूनान के पतन का बहुत ही जटिल है, बहुत ही विविध है। विभिन्न प्रकार की शासन प्रणालियां उस समय थी, जैसे राजशाही, कुलीन तंत्र, अत्याचार, लोकतंत्र। एक मजबूत राजनीतिक इकाई के रूप में विकसित होने के बजाय यह कई स्वतंत्र नगर राज्य पोलिस में विभाजित था, जो अक्सर आपस में संघर्ष करते थे। यानी कि एक सेंट्रलाइज सिस्टम न होकर कई छोटे छोटे इंडिपेंडेंट स्टेट यहाँ पर थे, और उनके बीच काफी कॉन्फ्लिक्ट था। तो हम कह सकते हैं कि ये भी एक कारण हो सकता है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो यूनान के पतन के कई रीजन थे। जैसे एक तो संघर्ष एक कारण था, कि जो उस समय के स्टेट थे, या स्टेट लिख देंगे तो चीजें क्लियर रहेंगी, जो स्टेट थे स्वतंत्र थे, इंडिपेंडेंट थे, और उनके बीच काफी कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति थी। एक मैसिडोनिया का उदय, ये भी एग्जाम में पूछता है कि कारण था मैसिडोनिया का उदय, प्रश्न बनता है। तो देखिए क्या है कि मैसेडोनिया के बारे में बताया जाता है कि फिलिप द्वितीय और सिकंदर महान के नेतृत्व में मैसेडोनिया ने यूनानी नगर राज्यों को जीत लिया और उन पर कंट्रोल स्थापित किया। ये भी एक रीजन हो सकता है यूनान के पतन का। एक रीजन और बताया जाता है कि रोमन गणराज्य का जब उदय हुआ, तो रोमन गणराज्य का उदय भी एक रीजन हो सकता है। कैसे? देखिए, रोमन गणराज्य ने यूनान पर विजय प्राप्त किया, और उसने अपने साम्राज्य में उसे क्या कर लिया, शामिल कर लिया, जिससे यूनानी स्वतंत्रता का हमेशा के लिए क्या हो गया। तो ये भी एक प्रश्न है
कि रोमन गणराज्य का उदय होने के साथ ही यूनान की सत्ता क्या हो गई, लुप्त हो गई। और कुछ जगहों पे कुछ सांस्कृतिक प्रभाव के बारे में भी बात किया जाता है कि यूनान की संस्कृति ने रोमन गणराज्य पर एक मजबूत प्रभाव डाला, लेकिन यूनानी राजनीतिक व्यवस्था के पतन के साथ ही इसका क्या हो गया, पतन हो गया। तो इस तरह से देखा जाए तो ये चीजें इसके कारण के रूप में हो सकती हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे देखिए पॉइंट्स हैं जिसको हम डिस्कस कर सकते हैं। जैसे प्राचीन यूनान की बात करें तो उस समय वहां पर विभिन्न प्रकार के पॉलिटिकल सिस्टम थे। वहां पे राजशाही था, वहां पर कुलीन तंत्र था, अत्याचार था, कई डेमोक्रेसी थे। और सबसे प्रसिद्ध राजनीतिक प्रणाली एथेनियन लोकतंत्र में नागरिक सभाओं में सीधे तौर पे नागरिक क्या करते थे, सभाओं में सीधे तौर पे भाग लेते थे और राजनीतिक निर्णय लेते थे। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह लोकतंत्र अभी सभी के लिए नहीं खुला था, बल्कि केवल पुरुष नागरिकों के लिए था। तो ऐसी लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं भी उस समय थी कि सभा में नागरिक भाग लेते थे, पुरुष नागरिक ही भाग लेते थे। यूनान के राजनीतिक इतिहास में महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब मैसेडोनिया ने यूनान नगर राज्य पर विजय प्राप्त कर ली। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट था जिसको हमने यहाँ पर देखा। बाद में रोमन गणराज्य की बात की गई, सांस्कृतिक कल्चरल भी देखा गया। तो ओवरऑल यदि हम इसको कंक्लूजन करें और बहुत संक्षेप में बात करें तो हम कह सकते हैं कि यूनान का राजनीतिक पतन एक जटिल प्रक्रिया थी, जिसमें नगर राज्यों का आपसी संघर्ष, मैसेडोनिया का उदय, रोमन गणराज्य का उदय या यूनानी यूनानी संस्कृति पर रोमन संस्कृति का दाहक जमना, ये भी एक कारण हो सकता है। तो इस तरीके से यूनान का पतन हुआ, इस पर इन्होंने विचार दिया है। न्याय की अवधारणा पर चर्चा करेंगे। प्लेटो की न्याय अवधारणा बहुत इंपॉर्टेंट है। कि प्लेटो की आखिर न्याय अवधारणा क्या थी। डियर स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर स्पष्ट स्पष्ट कहता है कि प्लेटो ने जब न्याय के बारे में बात किया तो उसने न केवल यूनानी या राजनीतिक अवधारणा के रूप में बात किया, बल्कि उसने एक नैतिक और दार्शनिक अवधारणा के रूप में भी देखा। ध्यान देना, यानी न्याय सिर्फ एक राजनीतिक अवधारणा नहीं है। राजनीति के साथ साथ देखा जाए तो यह जो है, एक तरह से देखा जाए, नैतिक और दार्शनिक अवधारणा भी है। नैतिक और दार्शनिक अवधारणा भी है। इस रूप में देखा, उसका मानना था कि न्याय एक सद्गुण है जो आत्मा और समाज दोनों में स्थापित होना चाहिए। तो इन्होंने न्याय को किस रूप में देखा, न्याय को इन्होंने सद्गुण के रूप में देखा। और इन्होंने कहा कि ऐसा ये सद्गुण है जो यह आत्मा में भी उपस्थित होना चाहिए और समाज यानी व्यक्ति भी आदर्श होना चाहिए और समाज भी आदर्श होना चाहिए। न्याय की ऐसी अवधारणा दी जिसको आगे हम विस्तार से जब जस्टिस पढ़ेंगे तो वहां पर इसको हम विस्तार देने का काम करेंगे। आइए आगे देखते हैं कि आगे क्या कर रहा है। आगे आदर्शवाद, आइडियोलिज्म, इसमें विचारवाद के बारे में बात करेगा। प्लेटो का आदर्शवाद, ऐसा करके हम पढ़ सकते हैं। तो देखिए इसमें दो शब्दों से मिलकर आदर्शवाद बना है, आइडिया प्लस इज्म। इसको आइडिया का मतलब है विचार और प्लस वाद। यानी यहाँ पर यह मानना है कि हमारे जीवन में पहले विचार आया, वस्तु बाद में आया। जैसे मान लीजिए कोई साइंटिस्ट कमरे में बैठ के सोचता है तो पहले वो दार्शनिक सोचता है, फिर विचार आता है ना, कोई बात होती है तो प्लेटो ने आदर्शवाद में जो बातें कही वो था कि विचार है कि वास्तविक दुनिया विचारों के रूपों से बनती है। हमने जैसे मान लीजिए हमने सोचा होगा कि गर्मी बहुत है तो एसी बनना चाहिए। तो पहले किसी ने एसी के बारे में सोचा होगा ना कि एसी ऐसा हो सकता है क्या। तो जब ये सोचा होगा कि हाँ ऐसा हो सकता है, तो इसका आइडिया जो है वो फिजिकली रूप में हम देखते हैं। इन्होंने यही विचार तो मानना था आदर्शवादियों का कि विचार महत्व है। ठीक, भौतिक वस्तु से विचार नहीं बनता, विचार से भौतिक वस्तु बनते हैं। तो प्लेटो का मानना था कि ये रूप शाश्वत और परिवर्तनशील और पूर्ण है और भौतिक दुनिया इन रूपों की केवल एक बुद्धि और परिवर्तनशील नकल है।
तो वास्तविकता में इन्होंने विचार पर बल दिया, इसीलिए विचारवाद कहा जाता है। तो इसमें कई सिद्धांत देखे, जब प्लेटो ने आदर्शवाद का सिद्धांत दिया तो उन्होंने यहाँ पर आदर्शवाद में कई सिद्धांत दिए। जैसे उन्होंने आदर्शवाद में ज्ञान का सिद्धांत दिया जो बहुत महत्वपूर्ण रहा। ठीक, उसके बाद उन्होंने रियलिटी का सिद्धांत दिया, वास्तविकता का सिद्धांत दिया। उसके बाद उन्होंने शिक्षा का सिद्धांत दिया, फिर राजनीति का इन्होंने सिद्धांत दिया। तो ये कई प्रकार के सिद्धांत इन्होंने प्रस्तुत करने का काम किया। तो प्लेटो ने आगे देखेंगे तो प्लेटो का द्वैतवाद हम बहुत विस्तार पूर्वक अभी नहीं दे रहे हैं यहाँ पे, आगे हम चर्चा करेंगे प्लेटो का द्वैतवाद। प्लेटो का मानना ये था द्वैतवाद में, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं ताकि आप थोड़ा सा, प्लेटो का द्वैतवाद आगे आप पढ़ेंगे। उसका मानना ये था कि ये दुनिया जो है वो दो रूपों से मिलकर बनती है, और वो दो रूप हैं। एक तो एक तरह से देखा जाए तो द्वैतवाद का सिद्धांत ये मानना था कि ये जो दुनिया है दो तरीके से बनती है। एक तो विचारों की दुनिया, और एक भौतिक दुनिया। इसे पुस्तकों में कई जगह पे रूपों की दुनिया कहा गया है ना। तो इन्होंने भौतिक दुनिया के बारे में बात की, तो रूपों की दुनिया को यानी जो विचार है इसको इन्होंने रूपों की दुनिया कहा, किताबों में कई जगह लिखा हुआ है। इनको ही इन्होंने माना वास्तविक। और जो भौतिक दुनिया है उसे उन्होंने क्या कहा, धुंधली। इन्होंने भौतिक दुनिया को क्या माना, धुंधली माना। तो यहाँ पर आगे हम इसको चर्चा करेंगे, बाद में ज्ञान अनुभव है, आदर्श राज्य है, शिक्षा का महत्व है। तो एक बार आदर्श राज्य के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर देते हैं। प्लेटो का मानना था कि एक आदर्श राज्य वहां है जहां पर रूपों से शासित हो। इसीलिए देखिए राजा को कैसा होना चाहिए, राजा को इन्होंने कहा दार्शनिक होना चाहिए। तो जब राजा दार्शनिक होगा तो राजा विचार करेगा, इसी विचार को तो इन्होंने कहा रूप, राइट, रूपों की दुनिया, इन्होंने रूप कहा इसको। तो यही बात को प्रूव करता है कि जो राजा होगा वो एक दार्शनिक की तरह होगा। दार्शनिक के बारे में कहा कि रूपों की दुनिया, और रूपों का मतलब कि राजा को विषयों पर विचार करना चाहिए, है ना। तो उसके ज्ञान जो है दार्शनिक राजा द्वारा प्राप्त, एक तरह से क्या कहा गया कि रूपों के ज्ञान से शासित राज्य होगा, और यह ज्ञान दार्शनिक राजा द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो इसीलिए इन्होंने दार्शनिक राजा की यहाँ पर कल्पना की थी। ओवरऑल बातें समझ में आ गए कि उन्होंने जो द्वैतवाद का सिद्धांत दिया, एक तरफ कहा कि विचार, दूसरी तरफ भौतिक दुनिया है। विचार को इन्होंने रूप कहा और कहा यही वास्तविक है, बाकी भौतिक दुनिया धुंधली है। और जब आदर्श राज्य की कल्पना की तो उन्होंने कहा कि राजा को जो है दार्शनिक होना चाहिए, क्योंकि राजा दार्शनिक होगा तो रूपों के अनुरूप होगा, विचार करेगा, है ना, तर्क करेगा, सोच करेगा, इस तरीके से राज्य को आगे बढ़ाने का काम करेगा। खैर आगे बढ़ते हैं। थोड़ा ज्यादा विस्तार हो रहा है, उसको थोड़ा सा कम करने की कोशिश करेंगे। न्याय सिद्धांत, व्यक्तिगत व सामाजिक न्याय की बात की गई है। आत्मा के तीन तत्व होते हैं, बुद्धि, आत्मबल और इच्छा। देखिए यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है, प्लेटो के अनुसार आत्मा के तीन तत्व क्या क्या है, बुद्धि, आत्मबल और इच्छा। तो जिसके पास बुद्धि हो उसी को शासक बनना चाहिए। शासक यानी राजा। राजा किसको बनना चाहिए, जिसके पास दिमाग हो, बुद्धि हो। आत्मबल किसके पास होना चाहिए, आत्मबल, आत्मबल सीधे उसके पास होना चाहिए जो सैनिक हो। तो ऐसे लोग जिनके पास आत्मबल है, सैनिक, इच्छा है तो भैया इच्छा तो कोई पूर्ण हो नहीं पाएगा। तो इच्छा है तो उसके लिए आपको उत्पादन करना पड़ेगा, तभी तो इच्छा की पूर्ति होगी। कहा गया एक, राइट। तो इच्छा की पूर्ति कैसे होगी, हाँ, इच्छा की, इच्छा की पूर्ति कैसे होगी,
तो उसके लिए आपको उत्पादन करना पड़ेगा। तो उत्पादन मतलब बनिया, सीधे समझ लीजिए। ठीक, बनिया। तो राजा को दार्शनिक होना चाहिए। समाज के इन्होंने तीन वर्ग कहा, शासक, रक्षक और उत्पादक। तो जो बुद्धि वाला है वही शासक बनेगा। ध्यान देना, यहां पर ऐसे समझो, आत्मा और समाज। आत्मा के भी तीन, समाज के भी तीन। तो जिसका आत्मा मतलब बुद्धि वाला हो, उसको समाज में क्या बनना चाहिए? शासक बनना चाहिए। जिसकी आत्मा जो है आत्मबल वाली हो, उसे सैनिक बनना चाहिए। राइट। और जिसकी आत्मा इच्छा वाली हो, उसे व्यापारी बनना चाहिए। उसे क्या बनना चाहिए? व्यापारी बनना चाहिए। और न्याय क्या कह रहा है कि प्रत्येक वर्ग का अपना कार्य करना है, यानी हर वर्ग अपना कार्य करेगा। तो पहले ही हमने जब आपके बारे में यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे, तो हमने कहा कि जो समाज होगा, यानी कि समाज के कई वर्ग होंगे, उनमें परस्पर द्वंद्व हो सकता है, लेकिन वहां पर इन्होंने सामंजस्य की बात की। और इन्होंने कहा कि किसी के कीमत पर किसी का विकास नहीं होना चाहिए, जबकि सबका साथ और सबका विकास, यानी कि सर्वहित होना चाहिए। सर्वहित होना चाहिए। सर्वहित होना चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। यह भी आदर्श राज्य की ही एक कल्पना का भाग है। राइट। तो इस प्रकार से यहाँ पर बातें डिस्कस की गई है। आगे आइए देखते हैं कि अगला पॉइंट क्या कह रहा है। अब इस समय जो रिकॉर्डिंग हो रही है ये क्लास, रात को हमको लग रहा है 11-12 बज रहे हैं, 11-12 बजे हम आपको रिकॉर्डिंग दे रहे हैं। ठीक। तो अब हमें भी नींद लगेगा, थोड़ी देर में हम भी जाएंगे सोने। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे तो भैया सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो कंटेंट हम प्रोवाइड कर रहे हैं बहुत जबरदस्त है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत यूजफुल है। राइट। चलिए आगे देखते हैं। आदर्श राज्य, यानी कि इन्होंने कहा कि तीन वर्गीय विभाजन की बात आदर्श राज्य के अंतर्गत इन्होंने कहा। ठीक। दार्शनिक राजा की कल्पना की। स्त्रियों की सामूहिकता की एक तरह से उन्होंने बात की, संपत्ति सामूहिकता और शिक्षा को। तो एक पॉइंट बना सकते हैं, प्लेटो का आदर्श राज्य। तो प्लेटो का जो आदर्श राज्य है, वो एक ऐसा राज्य होना चाहिए जहां पर क्या हो? न्याय हो। और अभी हम प्लेटो के न्याय के बारे में आपसे डिस्कस कर रहे थे। और यह न्याय कैसा हो? एक तरह से देखा जाए तो समाज में न्याय हो, समाज में सद्भाव हो, समाज में सामंजस्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? समाज में सामंजस्य होना चाहिए। और एक तरह से देखा जाए सामंजस्य, यानी कि यहाँ पर संतुलन के रूप में इसको हम देख सकते हैं। संतुलन हो सकता है, देख सकते हैं। इस सिद्धांत पर राज्य में ये तीनों बातें स्टेट में देखने को मिलना चाहिए। ऐसा यदि राज्य हो जहां पर ये तत्व पाए जाते हो, तो उसे हम आदर्श राज्य के अंतर्गत दे रख सकते हैं। तो यह ऐसा राज्य है जहाँ प्रत्येक व्यक्ति अपनी विशिष्ट भूमिका निभाता है और समाज की भलाई में योगदान देता है। यानी समाज में कोई मान लीजिए डॉक्टर हो, कोई इंजीनियर हो, कोई फार्मर है, कोई कुछ भी है, तो ये सब हमारे समाज के ही तो अंग है, ये समाज का ही तो अंग है। राइट। तो हर आदमी अपना अपना ड्यूटी प्ले कर रहा है और ओवरऑल इस पूरे समाज का क्या हो रहा है? विकास हो रहा है। तो प्लेटो का मानना था कि हमारा जो आदर्श राज्य होगा, वो तीन वर्गों में आदर्श राज्य क्या होना चाहिए? विभाजित होना चाहिए। एक शासक, दूसरा जो है योद्धा, जिसे रक्षक कह सकते हैं, और तीसरा जो है वह उत्पादक वर्ग होना चाहिए। ठीक। तो यहाँ पर जो उत्पादक वर्ग होगा वो क्या होगा? उसे हम श्रमिक के रूप में देख सकते हैं। ये क्या होंगे? श्रमिक में देखिए, श्रमिक के रूप में, योद्धा यानी सैनिक के रूप में, और शासक यानी राजा के रूप में। अब राजा कैसा होना चाहिए? तो यहीं पर बात कहा कि राजा का स्वरूप जो है वो
दार्शनिक वाला होना चाहिए। यानी यहाँ पर दार्शनिक राजा की उन्होंने कब बात की थी, यही उनका त्रिवर्गीय विभाजन है। दार्शनिक राजा, स्त्रियों और संपत्ति की सामूहिकता, शिक्षा का विशेष स्थान इन्होंने दिया, क्योंकि शिक्षा के द्वारा ही समाज में बदलाव संभव है। यहाँ पर देखिए क्या कहा, शिक्षा और शासक वर्ग, 50 वर्ष तक शिक्षा और प्रशिक्षण होना चाहिए। गणित, संगीत, जिम्नास्टिक और दर्शन का शिक्षा होना चाहिए। दर्शन शास्त्र के ज्ञान के बिना कोई अच्छा शासक नहीं बन सकता, इसलिए राजा को दर्शन शास्त्र का शिक्षा प्राप्त करना चाहिए। अब देखिए आगे कह रहा है, प्लेटो का गुफा रूपक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको इंग्लिश में भी हम लिख देते हैं। एलियोग्री ऑफ केव्स, गुफा रूपक का मतलब क्या है? देखिए, प्लेटो की एक प्रमुख कृति है द रिपब्लिक। और प्लेटो ने द रिपब्लिक के अंतर्गत इन बातों को बहुत विस्तार पूर्वक इन्होंने समझाने का प्रयास किया है। उसने कहा कि द रिपब्लिक में जो द गुफा है वो रिपब्लिक में इस बारे में चर्चा किया और कहा कि द रिपब्लिक में दिया गया एक तरह से क्या है, गुफा रूपक एक प्रकार का रूपक है। अब सवाल यह आएगा कि ये रूपक क्या है? तो ऐसा रूपक है जो ज्ञान और अज्ञान के बीच अंतर दर्शाता है। यानी हमारे समाज में देखो, मान लो कोई व्यक्ति है, तो दो बातें यहाँ पर हैं इसके मस्तिष्क में, ज्ञान और अज्ञान। अब ज्ञान है कि अज्ञान है, ये कैसे समझेंगे? इन दोनों के बीच कुछ ना कुछ तो अंतर होगा ना। इसी अंतर को क्या कहा उन्होंने, रूपक, गुफा रूपक के रूप में इसको दर्शाया। एक ऐसी कहानी जिसमें कुछ कैदियों को एक गुफा के जंजीरों में बांध कर रखा गया। वे केवल अपने सामने की दीवार पर पकड़े पड़ने वाली परछाई को देख सकते थे। तो उसको थोड़ा सा हम उस पूरी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे, यदि आपके पास थोड़ा समय हो तो पूरी कहानी को समझ लीजिए और एक बार फिर समझिए कि प्लेटो ने गुफा रूपक, जिस गुफा रूपक की बात की, वो एक तरह का रूपक है, और एक ऐसा रूपक जो ज्ञान और अज्ञान के बीच डिफरेंस को प्रेजेंट करने का काम करता है। इसके लिए उन्होंने एक कहानी बनाई, और वो गुफा रूपक की जो स्टोरी बनी, वो पूरी कहानी कैदियों की कहानी थी। किसकी? वो कैदियों की कहानी थी, जिसमें कैदियों को जंजीर में बांध कर इस प्रकार से रखा गया था, वो सिर्फ अपनी परछाई देख सकते थे। तो आइए उस कहानी को, गुफा रूपक को संक्षिप्त विवरण हम देते हैं और समझाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आप समझिए गुफा और कैदी। कह रहा है कि कैदी गुफा के अंदर पीठ की ओर मुंह करके बैठे हैं और उनके पीछे एक आग जल रही है। अब बात आती है परछाई की। यानी कि कैदी जो है गुफा की ओर, गुफा के अंदर पीठ की ओर मुंह करके बैठे हैं और उनको क्या है, सिर्फ परछाई, उन्हें उनके पीछे एक आग जल रही है। फिर से समझिए, कैदी गुफा के अंदर पीठ की ओर मुंह करके बैठे हैं और उन्हें उनके पीछे क्या हो रही है। तो मान लो ये कैदी हैं,
उनके पीछे क्या है, उनके पीछे आग जल रही है, मान लो ये आग है। ठीक, अब बात आती है परछाई की। कैदियों के पीछे से गुजरने वाले लोग आग की रोशनी में वस्तुओं को पकड़कर उसकी परछाई गुफा के दीवार पर डालते हैं। क्या करते हैं, कैदियों के पीछे से गुजरने वाले लोग आग की रोशनी में वस्तुओं को पकड़कर उसकी परछाई गुफा के दीवार पर डालते हैं। कैदियों की दुनिया बात आती है इसके आगे। कैदियों की दुनिया, तो कैदी केवल इस परछाई को ही अपनी वास्तविकता मानते हैं और उन्हें ही अपना सब कुछ समझते हैं। भाई जो उनके पास है वही उनकी दुनिया है, वो अपनी परछाई को दुनिया मानते हैं। अब बात आती है आजादी और ज्ञान की। कह रहा है कि यदि कोई कैदी आजाद होकर गुफा से बाहर निकलता है तो वह वास्तविक दुनिया को देखता है जो परछाइयों से कहीं अधिक वास्तविक और सुंदर है। तो वापसी और भ्रम, अब यहाँ पर फिर कह रहा है वापसी व भ्रम। वापसी और भ्रम में कह रहा है कि जब वह कैदी वापस गुफा में लौटता है और दूसरी ओर अपनी बात समझाने की कोशिश करता है तो वे उस पर विश्वास ही नहीं करते, उसे पागल समझते हैं। वाह, बहुत शानदार बात है, फिर समझो एक बात। गुफा और कैदी के अंतर्गत प्लेटो ने, डियर स्टूडेंट देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, प्लेटो ने गुफा रूपक की बात की और वास्तविक बनाम अनुभूति की बात की, अज्ञानता से ज्ञान की ओर बात की, शासक को जो सत्य जानता है। इन्होंने कहा कि सबसे पहले जो उदाहरण दिया वो गुफा और कैदी की दिया। इन्होंने कहा कि कुछ कैदी थे जो गुफा की तरफ पीठ करके बैठे थे और उनको जो पीठ की तरफ जो उनके क्या आग जल रहा था। अब वो अपनी परछाई को देख रहे थे और अपनी परछाई को ही वास्तविक मान रहे थे, है ना। कैदियों की दुनिया क्या थी, भाई उनको परछाई दिख रहा था, उनको परछाई तक की दुनिया थी, उससे ज्यादा वो जानते नहीं थे। उन्हें आजादी का ज्ञान तो था नहीं। लेकिन कुछ कैदी जो बाहर निकल कर जाते हैं और बाहर की दुनिया को देखते हैं तो उनको लगा कि नहीं, बाहर की आभासी दुनिया तो यहाँ से बहुत अच्छी है। और जो वापस आकर वो बताते हैं तो बाकी कैदी उनकी बात मानते ही नहीं है और उसे पागल समझते हैं। तो कई बार दुनिया में जब लीक से हटकर आप बात करेंगे तो लोग आपको अक्सर पागल ही कहते हैं, है ना। उसी को उन्होंने कहा कि वापसी और भ्रम। विवाद में क्या होगा, भ्रम की स्थिति की बात की। तो कोई भी कैदी गुफा से बाहर जब निकलता है वास्तविक दुनिया को देखता है जो उसकी परछाई से अधिक वास्तविक और सुंदर थी, तो वापस आता है तो वो बात जब करता है तो कोई उसको मानने के लिए, क्योंकि सब भ्रम में होते हैं। तो रूपक का यहाँ ज्ञान ये दिया गया कि गुफा गुफा अज्ञान अथवा सीमित ज्ञान का प्रतीक है। कैदी वे लोग हैं जो अज्ञानता में रहते हैं। परछाई अज्ञान में रहने वाले लोगों के लिए वास्तविक एक भ्रम की स्थिति है। आजाद कैदी वह व्यक्ति है जो ज्ञान प्राप्त करता है, बाहरी दुनिया जो सत्य का प्रतीक है। और रूपक का ये संदेश है कि जब हम ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, वास्तविक दुनिया को समझ लेते हैं, तो ये महत्वपूर्ण है कि ज्ञान प्राप्त करने में कितनी कठिनाइयां होती हैं, इसके बारे में ये बात कर रहे हैं। तो संक्षेप में कहें तो प्लेटो का गुफा रूपक ज्ञान की खोज और अज्ञान से मुक्ति का एक शक्तिशाली रूपक है। यानी कि यह जो देखेंगे, यह ज्ञान की खोज है और अज्ञान से क्या है, अज्ञान से मुक्ति है। बहुत अच्छा पॉइंट रहा, इसको आप ध्यान से पढ़ लेंगे, एक बार चीजों को समझ लेंगे। कुछ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीजें यहाँ दी गई हैं, उसको आप देख लेंगे। जैसे राज्य के 3 वर्ग कौन कौन से हैं, इसको कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा। न्याय की परिभाषा प्लेटो के अनुसार दीजिए। गुफा रूपक का तात्पर्य, फिलोसफर किंग की अवधारणा, ये तमाम बातें यहाँ पर डिस्कस की गई हैं, इसको आप बताइएगा। इसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर इन सवालों का जवाब आप दीजिएगा। आगे देखते हैं क्या है, क्वेश्चन ही होगा।
प्लेटो की कौन सी कृति में आदर्श राज्य का वर्णन है? द रिपब्लिक। शासक वर्ग कौन होना चाहिए? तो जिसके पास ज्ञान हो, दर्शन हो, वो उसे बनना चाहिए। गुफा रूपक किस कृति में है? तो ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है और ऊपर ही हमने पढ़ाया है, तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिख कर दीजिएगा। राइट, द रिपब्लिक आपका जवाब होगा, लेकिन कमेंट बॉक्स में